Hello everyone, good evening. Myself Amrinder Kumar, AK sir from the Science Academy, physics teacher. Okay? अभी हम आप लोगों को 12th का फिजिक्स शुरू से बिगनिंग से पढ़ाएंगे, ठीक। और ये सिलेबस ऐसे ही चलते रहेगा। जब क्लास हमारा कंटिन्यू होगा साइंस एकेडमी में तो आपका फिर से हम ये सिलेबस रिवीजन करवा लेंगे। ओके, ठीक। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, कि हमको किस किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक और कितने टॉपिक्स है टोटल, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट वाइज हम देखते हैं, ठीक। तो पहला यूनिट जो है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक। ये है हमारा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको इलेक्ट्रो मीन्स होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें, देखें जरा, समझे इसको, तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, और यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रो एंड डायनामिक्स, ठीक। और बच्चे आप लोग जानते होंगे कि स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट में, जो कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब मुझे पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ एट रेस्ट। और इसका मतलब मुझे पता होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा जिसमें मोशन का प्रॉपर्टी हो, यानी कि इन मोशन, ठीक। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, बेसिकली हमको ये वर्ड नया लग रहा है, ये तो 11th का है, ये भी 11th का, ये पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रो नया वर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब होता है चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं हम आवेश, ठीक, चार्ज बोलते हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ कि चार्ज विच इज एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब हुआ कि चार्ज विच इज इन मोशन। यहाँ भी इलेक्ट्रो का मतलब तो चार्ज ही होगा ना, ठीक, चार्ज इन मोशन। अब बात ये आती है, ठीक, तो इसमें ये है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वैसे चार्ज के बारे में डील करेंगे, स्टडी करेंगे जो चार्ज रेस्ट में होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम उस चार्ज के बारे में डील करेंगे जो चार्ज हमारा रेस्ट में होगा, यानी कि रुका हुआ होगा। और उस रुके हुए चार्ज की वजह से जो भी प्रॉपर्टी एसोसिएट करेगा, बनेगा, उस चार्ज के बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसके बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करेंगे कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो उससे क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पे हम उस चार्ज के बारे में डील करेंगे जो चार्ज मोशन में हो। अब मोशन तो किसी भी टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, या फिर वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा, या फिर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, तो वैसे केस में अलग अलग प्रॉपर्टी चार्ज से एसोसिएट करेगा। तो हम उसको इस पार्ट में डील करेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक। तो एक चैप्टर तो ये हो जाएगा, इसके अंदर और भी चैप्टर आ जाएंगे। दूसरा कैपेसिटर, ये भी हम इसी में पढ़ लेंगे, कैपेसिटर्स, ठीक। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर जो हमारे पास चैप्टर है वो पहला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चैप्टर इसके अंदर बनता है मैग्नेटिज्म, और तीसरा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मेरे भाई ईएमआई, ईएमआई, ठीक। इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसमें अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ठीक। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMW, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक चैप्टर ये हो जाएगा, एक चैप्टर ये, दो चैप्टर, और 5 इधर हो जाएंगे, ठीक। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर, ठीक। ये पूरा एनसीईआरटी का पार्ट 1 है। एनसीईआरटी में आप पहला चैप्टर खोलेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आएगा, जो कि हम इसको बोलते हैं, और ये एनसीईआरटी का पार्ट 1 है, 7 चैप्टर, ठीक। तो इसको हम लोग रफ करते हैं पहले।
तो हम लोगों ने अभी चैप्टर का डिवाइड किया, ठीक। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताया मैंने कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स विच इज एट रेस्ट, यानी कि जो रुका हुआ है, ठीक। तो वैसा चार्ज का स्टडी करेंगे जो रुका हुआ है। तो इसका डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड या फिर कहीं भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, जो आप पढ़े वही लिखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज एंड प्रॉपर्टीज एसोसिएट्स विथ इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। ये तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा कि हम इतने देर से चार्ज बता रहे हैं आपको, तो ये हमको पता चलना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। तो बेसिकली भाई मेरे एनसीईआरटी पार्ट 1 में या फिर एनसीईआरटी पार्ट 2 में, इवन मॉडर्न फिजिक्स में भी चार्ज ये खेल है, यही हमारा पूरा की पॉइंट है पढ़ने का। पूरे के पूरे 12th में मैक्सिमम चैप्टर में हमारा यहीं से डील होता है, कि ये हमारा पढ़ने का की पॉइंट यही है 12th। जैसे आपसे हम पूछें कि हम 11th क्लास में थे तो हमारा पढ़ने का जो मेन मकसद था, पॉइंट था, कि वो क्या था, मास था। क्योंकि कहीं भी हम पढ़ते हैं 11th क्लास में तो मास के अराउंड ही पढ़ते हैं, चाहे वो मोशन इन वन डायमेंशन हो, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन हो, कोई भी हो, मैक्सिमम चैप्टर मास से डील करता है। उस तरह से 12th में मैक्सिमम चैप्टर चार्ज से डील करता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि चार्ज क्या है, ठीक, तो आपके मन में इसका डेफिनेशन या इसका मतलब कुछ हमारे पास ये व्यू बनना चाहिए माइंड के अंदर कि भाई क्या होगा चार्ज। तो चार्ज ये है मेरे भाई कि देखिए, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मटेरियल दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, कोई भी, जिसको हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, ठीक। तो मटेरियल जो है ना वो किससे बनता है, छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर बनता है ना, कंपाउंड से, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंपाउंड किससे बनता है, मॉलिक्यूल ये किससे बनता है, एटम से बनता है। और एटम किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इससे मिलता है हमारा बनता है एटम, ठीक। तो यानी कि कोई भी मटेरियल देख रहे हैं तो मटेरियल के जब इतना अंदर आएंगे नीचे, ठीक, तो हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बेसिकली यही है इसके बाद, है ना। तो ये हमारे पास मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो बात ये है मेरे भाई कि जब मटेरियल होता है तो मटेरियल से मास एसोसिएट करता है, मास, कोई भी मटेरियल है तो मास एसोसिएट करता है ना। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो इससे मास एसोसिएट नहीं करेगा, इससे मास भी करता है, एज वेल एज चार्ज हमारा यहीं पे एसोसिएट करता है, यानी कि चार्ज हमको यहीं पे मिलता है देखने को। सबसे पहली बात, चार्ज हमको यहीं पे मिलता है देखने को। तो चार्ज का जनरेशन जो है ना, बेसिकली पढ़ने का आइडिया हमको यहीं से मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से ही मिलता है, ठीक। अब ऐसा माना गया है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव इन नेचर होगा, ऐसा माना गया है, एजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव इन नेचर होगा और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव इन नेचर होगा। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव इन नेचर। एंड दूसरा बात बताएं आपको, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव इन नेचर, ठीक। ये एजम्पशन है। अब ये एजम्पशन क्यों आया, तो इसके लिए केमिस्ट्री वाले सर से पूछेगा, आपको बता देंगे। ये एजम्पशन इसके लिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऐसा बिहेवियर होता है, प्रोटॉन का ऐसा बिहेवियर होता है, ओके। तो हमने आपको बताया कि किसी भी मटेरियल के अंदर मटेरियल कंपाउंड से बनता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एटम से, और एटम जो बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे आते हैं तो मुझे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिहेवियर से नेचर वाइज कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमारा एजम्पशन रहा, यहाँ तक पढ़ते हैं तो आपको पता चल गया कि चार्ज का जनरेशन क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, ये समझ में आया। उसका थोड़ा सा हम डेफिनेशन की ओर भी चलते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो जिस तरह से हम मास को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आपसे अगर पूछेंगे व्हाट इज मीन बाय मास, तो आप
आपके माइंड में बहुत सारी बातें आएगी लेकिन एक सटीक बात नहीं आ पाएगी। तो उसी तरह से मास जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक प्रॉपर्टी है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास होगा ही होगा। उस तरह से ही चार्ज भी एक ऑब्जेक्ट का बेसिक प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल का वो बेसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। बुक में ऐसा भी लिखा होता है इंट्रिंसिक, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इस बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑब्जर्व होता है। जिस तरह से मास के चारों तरफ कैसा फील्ड ऑब्जर्व होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जर्व होता है, जो कि हम ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं 11th क्लास में। उस तरह से चार्ज के भी चारों तरफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो ये हुआ चार्ज का बेसिक डेफिनेशन। ओके, अच्छा अभी आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है थोड़ा सा बेसिक पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा उस चार्ज को हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक चार्ज, और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू भी होता है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज known as बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज। ठीक, एलिमेंट्री चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। ठीक, ये चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन पे होगा तो निगेटिव होगा, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव है, हम लोग जान चुके हैं। इसका वैल्यू होता है मेरे भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव। ओके, ये बात हमको समझ में आई। दूसरी बात ये है कि कूलम्ब क्या होता है सर, कूलम्ब कहाँ से ले आए हैं? कूलम्ब चार्ज का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ये एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। ठीक, कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। जिस तरह से न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, वो फोर्स का एसआई यूनिट होता है, उस तरह से कूलम्ब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखो, ये लेक्चर जो है हमारा थोड़ा सा बेसिक लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो एक दो बेसिक लेक्चर आएगा इसमें, नो न्यूमेरिकल्स। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ही डील करेंगे मैक्सिमम टाइम्स। ठीक, तो अभी देखना है मेरे को ये टॉपिक, हम आपको बताए हैं कि एलिमेंट्री चार्ज का कितना वैल्यू होता है मेरे भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये थोड़ा पढ़ना है मुझे। देखो चार्ज, पहली बात, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर आप लोग पढ़ेंगे तो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, जैसा कि हम आपको बताएं। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मीन्स क्या होता है? एडिटिव मीन्स जोड़ना, वही सिंपल सिंपल एडिशन, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल सिंपल हम ऐड कर देंगे। देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज है 2 कूलम्ब प्लस का, -3 कूलम्ब प्लस का 5 कूलम्ब माइनस का 2 कूलम्ब, ये है। और हमसे पूछ दिया कि भैया कि टोटल चार्ज ऑन दिस ऑब्जेक्ट कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर देंगे कि चार्ज कैसा है नेचर में, एडिटिव है, तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 - 3 + 5 - 2, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अब 5 - 3 2 कूलम्ब। तो इस पे आपसे पूछेंगे कि नेट चार्ज कितना हुआ मेरे भाई इस ऑब्जेक्ट पे, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 2 कूलम्ब नेट चार्ज हो जाएगा। बंद कीजिए सर। तो हम लोगों ने चार्ज का प्रॉपर्टी देखा, दो प्रॉपर्टी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट कूलम्ब होता है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा कि चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक, सिंपल सिंपल हम ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना है, स्केलर क्वांटिटी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, देखो भाई ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये होता क्या है, ये वर्ड को समझना, बस इसको समझ गए हो गया, बात खेल खत्म। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में हो, इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक, इस वर्ड को याद रखना है, इंटीग्रल मल्टीपल। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन है, यानी कि चार्ज एग्जिस्ट ऑन
एनी बॉडी नहीं, एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। क्या बताएं हम कि चार्ज एग्जिस्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी पॉइंट चार्ज पे, मतलब कि चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर नंबर उसमें एग्जिस्ट करेगा। किसके इंटीग्रल मल्टीपल? एलिमेंट्री चार्ज के, स्मॉल ई के। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2e चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, -1000 e एग्जिस्ट कर सकता है ना, प्लस का 500 e एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन 2/3 e एग्जिस्ट नहीं करेगा, 5.3 e एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मेरे दोस्त यही मतलब होता है कि 2 ये मतलब कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म में भी देखते हैं, तो Q बराबर चार्ज बराबर n इंटू ई, जहाँ पे n क्या होगा? इंटीजर नंबर, n इज इंटीजर नंबर, यानी कि प्लस माइनस दोनों हो सकता है, 1 2 3 -5 -1000 है ना, कुछ भी 10,000 लाख कुछ भी हो सकता है, बट फ्रैक्शनल कभी भी नहीं होगा। 1/3 2/3 0.5 ये नंबर से मेरा कभी भी नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर NE, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन। यहाँ से आपको बोला जा सकता है कि n का वैल्यू निकालो, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट करो, तो क्या कर देंगे हम? टोटल चार्ज को डिवाइड कर देंगे एलिमेंट्री चार्ज से, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मुझे मिल जाएगा, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्त मेरे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, 3 के बाद नंबर 4 आएगा। 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा? देखो, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। ये हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि दोनों बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, एक ही मटेरियल का 2 प्रॉपर्टी है बेसिक, ठीक, कि चार्ज और मास, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ठीक। देखो, पहली बात तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज जीरो होता है। लेकिन मास कभी भी निगेटिव हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। अगर मास जीरो है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यही हम पढ़े हैं। तो चार्ज पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, बट मास कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं जरा, चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव इन सॉरी चार्ज इज नॉट पॉजिटिव इन नेचर, चार्ज निगेटिव और जीरो, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, एक और डिफरेंस होता है मेरे भाई, सोचने वाली बात है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस ये होता है कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक। क्या बोले? चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट मास एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के। जैसे एक एप्पल हो गया, उसमें कोई चार्ज है? देयर इज नो चार्ज ऑन एप्पल, एप्पल पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो उसका मास होगा ही। क्यों होगा मास? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का भी मास होता है, ठीक। तो इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे। तो मेरे भाई, चौथा प्रॉपर्टी हम आपको बताएं कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। तो चार्ज और मास में ये डिफरेंस होता है कि चार्ज जो है, क्या लिखा है? चार्ज में भी पॉजिटिव, मतलब कि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो जाए दैट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक। क्यों? इसके लिए क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे मास होना ही होना है। बट क्या है कि मास अगर होगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि चार्ज हो। जैसे कोई एप्पल है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सराउंडिंग में है, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, उस पर नेट चार्ज जीरो है, ठीक। तो ये हमारा 4 नंबर का प्रॉपर्टी हो गया। ये मास लिख दिए हैं, आपको इस वैल्यू को याद रखना है, इस डेटा को। कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me 9.1 × 10⁻³ kg, मास ऑफ प्रोटॉन
1.66 इंटू 10⁻27 kg, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिस वैल्यू ना, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है। ये डेटा इसके लिए याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाएंगे कभी कभी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, जिस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हैं उस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स आप उसको नया चार्ज बना नहीं सकते कहीं से भी, या नया फिर उसको ख़त्म नहीं कर सकते, बस ट्रांसफरेबल होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। तो चार्ज कंजर्वेशन इन नेचर होता है। तीसरी, उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पॉइंट है कि चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, रिलेटिवली इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि जो बदलता नहीं है, जो वेरी नहीं करता, जो बदलता ही नहीं है, उसको इनवेरिएंट बोलते हैं। देखो सपोज कर लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, है ना, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी चार्ज है 100 कूलम, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज है 100 कूलम और इसका वेलोसिटी कितना है 0, 0 कहने का मतलब रेस्ट में हुआ, और उसके ऊपर चार्ज 100 कूलम है। कुछ टाइम के बाद हमने उसको ऑब्जर्व किया दोबारा एट टाइम टी टाइम के बाद हमने उसको ऑब्जर्व किया तो उसका वेलोसिटी हो गया था 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं पे अगर चार्ज ऑब्जर्व करेंगे तो उस पर कितना चार्ज होगा 100 कूलम भी होगा। इसी को हम बोलते हैं कि बदलना नहीं, ये नहीं बदला, ये वैल्यू नहीं बदलेगा, जितना चार्ज शुरू में रहेगा, चाहे वेलोसिटी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इवन लाइट का वेलोसिटी क्यों नहीं हो जाए, उससे मतलब नहीं है, चार्ज बदलेगा नहीं, चार्ज जितना रहेगा वो उतना फिक्स रहेगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास 6 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद मेरे भाई 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर नोट कर लेंगे। देखो कि चार्ज जो है हमारा, अगर चार्ज रेस्ट में होगा, किस में होगा, पहला पॉइंट एट रेस्ट, चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इसके चारों तरफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। चार्ज अगर रेस्ट में होगा, वेलोसिटी 0 होगी तो उसके चारों तरफ कैसा फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। और अगर चार्ज मोशन में होगा, मोशन में होगा तो मोशन तो दो तरह का होता है, वेरिएबल मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन सॉरी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर चार्ज हमारा मोशन में होगा तो कौन से मोशन में, एक में वेलोसिटी कांस्टेंट अगर हो जाए, ठीक। अगर चार्ज का वेलोसिटी कैसा हो जाए कांस्टेंट, तो चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा वो, और प्लस और कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो वो दो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड वन पॉइंट इज, अगर हमारा ये चार्ज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह के वेरिएबल हो जाए, मतलब कि कभी वेलोसिटी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड और कभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, कभी 1000 मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो, एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो। चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते हैं, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए हम इस सब सारे चैप्टर्स का स्टडी करते हैं, ये सब एक अपने आप में एक चैप्टर है। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब अपने आप में चैप्टर है, ये चार्ज का ही प्रॉपर्टी है। तो हम क्या बताएं, ये लास्ट पॉइंट समझने वाला है, इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा, वेलोसिटी 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और अगर चार्ज मोशन में होगा तो फिर दो केस, अगर मोशन कैसा हो, कांस्टेंट मोशन हो, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और अगर चार्ज वेरिएबल मोशन में हो, दैट मीन्स वेलोसिटी वेरी करे, एक्सेलरेटेड मोशन हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगी। ओके, ठीक। हाँ, तो मैंने आप लोगों को समझाया कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज था, इसको मैंने लिख दिया वैसे ही कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस करेगा, अगर मोशन में तो ये तीनों पॉइंट लिख दिए, ठीक। इसका नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो देखो, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है ये जानना है। ये कुछ नहीं है कि चार्ज और मास का रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। चार्ज और मास का रेशियो होगा, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज।
यानी कि चार्ज डिवाइड बाय मास। तो जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये कैलकुलेट करो कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और अल्फा पार्टिकल कितना होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन का हम बताते हैं तुमको, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बेसिक चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो स्पेसिफिक चार्ज का आप यूनिट भी पता कर सकते हैं कि चार्ज का यूनिट कूलम डिवाइड बाई kg, तो कूलम पर kg इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। उस तरह से हम बी में जो हमारे पास क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, उतना ही होता है, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसको भी कैलकुलेट कर लो, जो आंसर होगा वो आएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास अल्फा पार्टिकल पे स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा। तो अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं मेरे भाई, अल्फा पार्टिकल हम बोलते हैं हीलियम 2+ को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, हीलियम 2+ को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इस पे चार्ज कितना होगा 2e के बराबर, इस पे चार्ज कितना होगा 2e के बराबर, 2 इंटू एलिमेंट्री चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, स्पेसिफिक चार्ज 2e, तो 2 गुना e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय, और क्या इसका मास कितना होगा बताओ। अब हीलियम पे 2+ है तो इसका मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इसका 4 mp के बराबर होता है, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, तो 4 इंटू mp, mp मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। आप इसको भी कैलकुलेट कर लो, ये जो आंसर होगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको छाप लीजिए। ये हमारा चार्ज के बारे में हुआ बेसिक प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े पॉइंट्स। उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स और आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे Q बराबर NE पे, तो उसका भी हम आपको करवा देंगे। इसको छापिए फिलहाल। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड, जैसे स्पेसिफिक चार्ज पे आपको उधर करवा दिए थे, अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे इधर ध्यान दीजिए कि क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 नैनो कूलम्ब ऑफ चार्ज। आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसमें, 1 नैनो कूलम्ब चार्ज में। ठीक, तो क्वेश्चन आप समझ गए हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे, पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब क्या दिया हुआ, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ, चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ, Q बराबर 1 नैनो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब को n से डिनोट करते हैं। ठीक, नैनो मतलब क्या होता है 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम्ब, माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6, नहीं याद है तो लिख लो 1 माइक्रो कूलम्ब रहेगा तो 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास 1 नैनो कूलम्ब 10 पावर माइनस 9 कूलम्ब, ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। अब उसके बाद हमसे पूछा है तो हम जानते हैं कि Q बराबर NE, N बराबर Q बाई E। अब Q का वैल्यू ये हो गया 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम्ब डिवाइड बाई E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब। देखो कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया। अब हमको इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसका कैलकुलेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बाई 1.6 हो जाएगा 0.625 इंटू 10 टू दी पावर, जब माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19, 10 टू दी पावर प्लस 19 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको हम आगे खसका देंगे तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन आएगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेसिक से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि हमारे पास अगर इतना चार्ज है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इवन आप एनसीईआरटी का जब पढ़ेंगे तो उसमें मोल कंसेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि एक मोल में, जैसे हमको पूछे एक ग्लास 250 ml में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 250 ml को सबसे पहले मोल कंसेप्ट में लेके आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे, उस फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा। इस तरह के उसमें बेसिक क्वेश्चन है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, इसको आप छाप लीजिए यहाँ तक, ठीक है, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे ये पॉइंट मतलब कि हम क्या क्या पढ़ लिए, इतना ही टाइम में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग पहले जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि उस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में होता है। रेस्ट में चार्ज जो रहता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना कि चार्ज का जनरेशन क्या है, कहाँ से आया चार्ज, है ना, चार्ज होता क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है एज लाइक मास, ठीक। फिर हमने पढ़ा चार्ज का प्रॉपर्टी, ठीक। फिर चार्ज के प्रॉपर्टी में 6-7 प्रॉपर्टी पढ़े। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, एडिटिव इन नेचर होता है, ठीक। उसके बाद क्वांटाइजेशन इन नेचर होता है, क्यू बराबर एनी, इनवेरिएंट इन नेचर होता है, ये याद रखने का तरीका है, एक एक कीवर्ड, इनवेरिएंट इन नेचर होता है। उसके बाद रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक भूल गए, चार्ज और मास में डिफरेंस क्या होता है। चार्ज और मास में मेरे भाई ये डिफरेंस होता है कि चार्ज कभी चार्ज पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, और मास हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दूसरा, चार्ज मास के बिना मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास के बिना चार्ज नहीं रहेगा, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यानी कि मास चार्ज के बिना रह सकता है। ये हमारा एक प्रॉपर्टी ये भी था, ठीक। तो ये बेसिक से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मटेरियल। देखो जो छोटी छोटी बातें ये वैसे आप 9th-10th में पढ़ते हैं, ठीक, लेकिन हम आपको फिर से रिकॉल करा रहे हैं। मटेरियल्स को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो उसके लिए हमारा कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे इसी मटेरियल्स को अगर हम केमिस्ट्री के अंदर डिवाइड करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन उसका जो हम डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसका हमारा बेसिस कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम कैटेगराइज करेंगे इसको, वो हमारा बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, on the basis of electrical conductivity। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे, कंडक्टिविटी क्या होता है भाई। तो कंडक्टिविटी ये होता है कि कोई भी मटेरियल चार्ज को कितना कंडक्ट करता है, यानी कि अपने आप से जोड़ता है, कितना पास होने देता है ना, अपने आप से होके, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कितना अलाउ करता है उसको कंडक्टिविटी बोल देंगे। फिलहाल अभी इतना ही समझना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, ये आप लोग जानते होंगे, बेसिक चीज़ है। दूसरी बात कौन सा, इंसुलेटर, और तीसरी बात सेमी कंडक्टर, ठीक, सेमी कंडक्टर। ये 3 तरह से मटेरियल को डिवाइड करते हैं। हालांकि एक सुपर कंडक्टर भी होता है, बट उसको नहीं देखेंगे, बेसिक यही होता है। तो ये कैटेगराइज किया, किस बेसिस पे कैटेगराइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे। मटेरियल 3 तरह का आया अपने पास, 3 टाइप्स क्या हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। बारी बारी से उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, कंडक्टर उसको बोलेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ईजिली हो अपने आप में। जैसे सपोज कर लो कि दिस इज कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो फास्टली होगा, ईजिली होगा, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टर, यानी कि जो चार्ज को फ्लो होने देता है, ठीक, उसको हम कंडक्टर, ईजिली फ्लो होने देता है उसको कंडक्टर। जो फ्लो नहीं होने देगा उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर, उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। और जिसका कंडक्टिविटी इस दोनों के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर। नहीं समझ में आया, देखो क्या है, फिर से बता रहे हैं। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसका जो अपने से होकर चार्ज को फ्लो करने देता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सच टाइप ऑफ मटेरियल्स विच अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज इट्स कॉल्ड कंडक्टर। उसको कंडक्टर, जो नहीं फ्लो करने देगा उसको इंसुलेटर, और जिसका प्रॉपर्टी दोनों के बीच में होगा, जिसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये कंडक्टिविटी दोनों के बीच में, उसका सेमी कंडक्टर बोलेंगे। अब कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है आप जानते हैं, सिल्वर होगा, एल्युमिनियम होगा, आयरन होगा, ये सब कंडक्टर का एग्जाम्पल है। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। अर्थ, दिस इज ए वेरी बिग कंडक्टर, इससे बड़ा कंडक्टर आपको मिल ही नहीं सकता, मिलेगा तो लेके आना, इससे बड़ा कंडक्टर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इंसुलेटर आपको बताएं। फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लास्टिक से, जैसे रबर है, ग्लास है, ये सब आपका इंसुलेटर है। सेमी कंडक्टर क्या, थोड़ा हमारे लिए नया होता है, अभी जमाना इसी का चल रहा है सेमी कंडक्टर का। जितने भी मोबाइल फ़ोन है, एलईडी है, जितने भी गैजेट्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, जो सब सेमी कंडक्टर के बने होते हैं। इसमें सिलिकॉन, इसको लूज लैंग्वेज में अगर बोले तो बालू, जर्मेनियम, ये केमिस्ट्री में 4A ग्रुप का है, पीरियोडिक टेबल में 4A ग्रुप, सिलिकॉन, कार्बन सिलिकॉन वाले ग्रुप का सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। तो ये हमारे पास इसको आपका बेसिक कंडक्टर मतलब मटेरियल्स का टाइप हो गया, आप इसको नोट करें।
चलो, तो देखो मेरे भाई, ये हमारा जो चार्ज का प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद, स्पेसिफिक चार्ज खत्म होने के बाद हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक ही है चार्जिंग। ये सब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स में थोड़ा सा। देखो चार्जिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय चार्जिंग। तो चार्जिंग मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इनकी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर होना, जाना, है ना, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग। जैसे आप अपना फ़ोन लगाते हैं सर्किट बोर्ड में और फ़ोन आपका चार्ज होने लगता है, यानी कि सर्किट बोर्ड से चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है किसकी तरफ, उसके फ़ोन की बैटरी की तरफ, कैपेसिटर की तरफ, है कि नहीं। तो चार्जिंग क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग। ठीक, ये तो समझ में आ गया हमको कि ट्रांसफर होगा जहाँ पे चार्ज पार्टिकल का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उसको हम बोलेंगे चार्जिंग। देखो अब क्वेश्चन एक उठता है यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या बनता है मेरे भाई कि डज चार्जिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मास। आपसे पूछ रहा है कि क्या चार्जिंग इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ मास को या नहीं। ठीक, यानी कि इसका कहना कि चार्ज का तो ट्रांसफर होगा ही, तो इसका मतलब क्या होगा कि मास का भी ट्रांसफर होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, यस या नो। आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस चार्ज में मास होगा उसका भी तो ट्रांसफर होगा साथ ही साथ, होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इसका मतलब मास का भी ट्रांसफर होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं कि चार्जिंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मास, तो यस होगा आंसर। क्यों होगा यस, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के गया इस ऑब्जेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी लेके जाएगा ना, या मास नहीं छोड़ देगा, मास भी लेके जाएगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे गया इसका मतलब इसका मास भी ट्रांसफर हो गया। ठीक, तो इसीलिए आपसे अगर पूछा जाए कि चार्जिंग में ट्रांसफर ऑफ मास होता है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे उसको, यस सर होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट चार्जिंग आपको बता दिया कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का टाइप क्या है, सब थ्योरेटिकल है। तीन हमारे जो सिलेबस में है वो 3 टाइप्स के हैं, मतलब कि 3 टाइप्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, पढ़ते हैं इसको। चार्जिंग बाय कंडक्शन है, बाय इंडक्शन है, बाय फ्रिक्शन है। बाय कंडक्शन का मतलब हुआ और बाय कांटेक्ट के द्वारा, है ना। ठीक, कंडक्शन का मतलब बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक, एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, मतलब कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट क्या है, बाय कांटेक्ट, इसी को हम कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक, कांटेक्ट। तो हमको समझ में आ रहा है कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट, नाम से ही समझ रहा है कि कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होगा ही। देखो सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। और ये हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ठीक, न्यूट्रल कंडक्टर बोलो ऑब्जेक्ट के बजाय, थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। न्यूट्रल कंडक्टर, हाँ, ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे, कांटेक्ट में यानी कि साथ में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, तो आफ्टर इन कांटेक्ट देखो, जैसे ये इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। तो बी वाला जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और ए वाला न्यूट्रल है। तो ए और बी को दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि साथ में ही कांटेक्ट में ला के रख रहे हैं। कांटेक्ट करने का मतलब क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, नॉट कट। कट नहीं होना चाहिए, टच होना चाहिए, है ना, तभी कांटेक्ट में आएगा। सॉरी यार, ये हो गया, ये बी है। तो बी वाला हमारा पॉजिटिवली चार्ज था ना भाई, पॉजिटिवली चार्ज था बी वाला। अब क्या होगा कि जब भी ये इसके कांटेक्ट में आएगा और इसको कांटेक्ट में हम छोड़ देंगे, इन कांटेक्ट है, इसको हम बोलते हैं इन कांटेक्ट में, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। कुछ टाइम छोड़ने के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ए वाला जो हमारा है ए, इसके ऊपर भी पॉजिटिवली चार्ज जनरेट हो चुका रहेगा और बी तो हमारा चार्ज था ही, बी तो हमारा चार्ज था ही। ठीक, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। समझ में आया या नहीं आया आपको, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या समझ में आया कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास चार्ज होगा पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज, दोनों में से कोई भी, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा न्यूट्रल होगा, तो दोनों को जब हम कांटेक्ट में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, दोनों को हम कांटेक्ट में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, और फिर आफ्टर सम टाइम इसको हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो जो हमारा न्यूट्रल था वो भी चार्ज हो। हाँ, तो
ये हम आपको बता दिए कि जो कांटेक्ट में आएगा चार्जिंग हो जाएगा। इसको हम लिख दिए हैं, ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इस तरह की कि ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बाय प्लेसिंग इट इन कांटेक्ट में रखने के बाद विथ अनदर ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी चार्ज, जो कि ऑलरेडी चार्ज है उसके साथ हम कांटेक्ट में रखेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों न्यूट्रल रहेगा तो अपने आप चार्ज कैसे हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल रहेगा तो चार्ज नहीं होगा। ठीक, इसको हम बोलेंगे चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा या आप अपने लैंग्वेज में भी खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको समझते हैं। ये हमारा दूसरा मेथड है चार्जिंग का। देखो, सबसे पहले हम इंडक्शन को समझेंगे। इंडक्शन होता क्या है, इंडक्शन अगर मुझे समझ में आ गई तो चार्जिंग तो समझ में आ ही जाएगी। ठीक, तो इंडक्शन देखा जाए क्या होता है कि सपोज कर लिया जाए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा रफ, मेरे पास जगह स्पेस कम है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ठीक, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। न्यूट्रल कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। यानी कि न्यूट्रल कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा उसके पास, तभी ना वो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। अगर -5 है और +5 है तो ये दोनों कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही प्रोटॉन है, तो हमको कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि कोई भी चार्ज हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें न्यूट्रल करने का मतलब हुआ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर अमाउंट में होंगे। अब देखा जाए ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, हम इसको चाह रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। वी वॉन्ट दिस ऑब्जेक्ट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज। हम चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज। हमारा मकसद यही है, एम यही है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। तो जैसा हम चाहेंगे उसके ठीक अपोजिट, हम पॉजिटिवली चाह रहे हैं तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, निगेटिव। तो एक निगेटिव, हम स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज लेके आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज लेके आएंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अमाउंट में होगा। इसके रॉड भी आप ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। तो ये अपने पास स्ट्रॉन्ग निगेटिव चार्ज है। हम चाह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज होना, तो लेके कौन सा आएंगे, निगेटिव। अगर निगेटिव चाहेंगे तो पॉजिटिव लेके आएंगे। अब ये निगेटिव चार्ज लेके आए स्ट्रॉन्ग, तो हुआ क्या कि इसके अंदर माइनस भी है प्लस भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है। तो जितने भी निगेटिव चार्ज है इस ऑब्जेक्ट के अंदर उस सबको रिपेल करके एक साइड में कर देंगे, क्योंकि रिपल्सन होगा। सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। आप सभी लोग जानते हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, और जो प्लस वाले होंगे उसको एक साइड में कर देंगे, अपने पास वाले साइड में। ठीक, तो प्लस वाले अट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए पास वाले साइड में, निगेटिव वाले इधर। तो ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। यानी कि यहाँ तक के पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मेरे भाई, इंडक्शन। समझे या नहीं समझे आप इंडक्शन? इंडक्शन में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में, साइड में, अगर आप कोई अनदर चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे, स्ट्रॉन्ग चार्ज पार्टिकल लेकर आएंगे, तो वो क्या करेगा, वो चार्ज पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिपल्सन करने लगेगा। फिर एक, यानी कि निगेटिव को एक साइड में कर देगा और पॉजिटिव को एक साइड में कर देगा, यानी कि सेपरेशन ऑफ जो चार्ज हुआ उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। अब हम इसको क्या कर लेंगे, चार्जिंग पढ़ना है मुझे, तो इसको हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग करते हैं कि सर्किट के अंदर जो भी एक एक्स्ट्रा चार्ज होगा, सर्किट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा उस सारा का सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाए, क्योंकि अर्थ भी एक कंडक्टर है। तो ये निगेटिव चार्ज इस वाले निगेटिव चार्ज को अभी भी रिपेल कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये सेपरेशन होने के बाद रुक जाएगा, अभी भी रिपेल कर रहा होगा। तो जब भी इसको हम अर्थ के साथ जोड़े, यानी कि कंडक्टर के साथ ऐड किए, तो ये सारा का सारा निगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। जब सारा का सारा निगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बच जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट हमारा कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, हमारा मकसद ही वही था कि पॉजिटिव चार्ज करना। तो पहले हम इंडक्शन करेंगे, फिर उसको अर्थिंग कर देंगे, हमारे पास चार्ज मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसको अगर मेरे लैंग्वेज में लिखना है तो आप इसको नोट कर लेना, जो बताएं वही है कि व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज रॉड ब्रॉट क्लोज टू ए मेटल स्फीयर, इन द स्फीयर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट शिफ्टेड टू द अदर साइड ऑफ द स्फीयर ड्यू टू रिपल्सन. As a result, the parts of the sphere nearer to the rod becomes positively charged and the part of the farthest में दूर,
फ्रॉम रॉड निगेटिवली चार्ज, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इंडक्शन। यहाँ तक को हम इंडक्शन बोलेंगे और इस पूरे प्रोसेस को अर्थिंग के बाद वाले पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तो हो गया क्लियर, दूसरा वाला हमारा क्लियर हो गया। पहला चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैंने रब करना। देखो जैसे आप अपने हाथ को रब करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो हमारा हाथ जब रब करते हैं तो ये दोनों में हीट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि एक प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। उसी तरह से आप दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो ड्यू टू रबिंग द थर्मल एनर्जी डेवलप करेगा। अब आप जानते हैं ये चीज़ कि थर्मल एनर्जी जब डेवलप करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डिटैच करने लगेगा, टूटने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है जब भी एनर्जी लेगा तो वो जंपिंग करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, है ना। ड्यू टू रबिंग द थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड एंड ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेट डिटैच माने टूटना, किससे, अपने पेरेंट एटम से। जिस एटम के पास था उससे टूट जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा किस पे, अनदर ऑब्जेक्ट के पास। ये बार बार होते रहता है रबिंग में, ये ऐसे ऐसे होते रहता है कि थर्मल एनर्जी डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन टूटता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहता है जब तक आप उसको रब करते रहेंगे तब तक। उसमें क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज गेन कर लेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बहुत ईजी लैंग्वेज है, आप इसको भी लिख सकते हैं या अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आज का लेक्चर हम इतने ही पे स्टॉप करते हैं कि चार्जिंग हमने क्या क्या पढ़ा। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा 12th का की पॉइंट है चार्ज, उसके बारे में पढ़ा कि चार्ज होता क्या है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना होता है। एक दो क्वेश्चन भी किए हम लोग स्पेसिफिक चार्ज पे बेस्ड, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है स्पेसिफिक चार्ज, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चार्ज का सारा प्रॉपर्टी कर लिए, सब कुछ चार्जिंग पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ लिए हम लोग। तो मतलब कि बेसिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर होता है बेसिक, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। और इसमें आपको कोई अगर परेशानी होगी या कोई दिक्कत होगा तो जो हमारा कांटेक्ट है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर आपको पूरा डिटेल्स उसको बताया जाएगा, ठीक। और इससे रिलेटेड अभी कुछ खास क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं बुक्स में बनाने के लिए या फिर कोई असाइनमेंट में। और नेक्स्ट डे हमारा कूलम्ब्स लॉ पड़ेगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था तो ये करना ही था मुझे, ठीक। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ है तो उसमें मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल ही है, ठीक। कूलम्ब्स लॉ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके।